Hello everyone, welcome to Nutrition Gyan Prabha platform. In this session, we are going to discuss the 26 June UGC NET Home Science paper question and answer discussion part 4. So this session is the remaining part after part 3. So do watch completing the first three part and then this last one. So the first question of discussion in today's session is the yarn count, direct and indirect matching, right? So direct and indirect matching. So you can see that there are two systems. If you have completed the textile portion, then definitely you know that in case of yarn count, we have two systems. The first one is direct and the second one is indirect system. तो इसमें से एक प्रॉपर मैचिंग बोला गया था तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो डेफिनेटली इज नॉट दिस वन इफ relate this individual question is related to the feedback whatever the students have provided to us. So matching बोला गया था direct and indirect system का जो yarn count है उसमें ठीक है तो we do know that direct system is basically the count which is increases with thickness and इसमें examples कौन सा रहता है basically examples not examples the sub classification जो आप लोगों को याद रखना होता है that is your denier and takes right. Next is indirect system इसमें कौन सा count आता है that is cotton count, metric count, posted count right. सो इसमें क्या होता है इसका डिस्क्रिप्शन यही है कि इनडायरेक्ट सिस्टम इज बेसिकली द काउंट विच इज इंक्रीजेस विथ फाइननेस मतलब हाई नंबर मींस फाइनर yarn राइट. सो इसमें जो डायरेक्ट की डिफरेंसेस है जो आप लोगों को याद रखना होता है. सो द मेन एस्पेक्ट्स आर डायरेक्ट सिस्टम इज रिलेटेड टू योर मास पर यूनिट लेंथ and on the other hand indirect system is related with the length per unit mass right. And count में जो specific individual unit होता है that is higher count for example जो unit होता है that is denier task and decitask and on the other hand your metric count or state count. ओके सो ये इंडिविजुअल चीजें आप लोगों को याद रखना होगा. काउंट मीनिंग दैट मीन्स हायर काउंट इक्वल्स टू थिकर yarn मतलब जितना ज्यादा डायरेक्ट काउंट में जितना ज्यादा नंबर ऑफ yarn है काउंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा थिक होगा yarn. ऑन दी अदर हैंड अगर हम इनडायरेक्ट सिस्टम में ही सेम ही चीज को देखें तो हायर काउंट मतलब फाइनर yarn राइट. सो दिस इज नॉट द सेम बिकॉज इसमें क्या होता है लेंथ पर मतलब लेंथ पर यूनिट मास लेंथ को इसमें इम्फोसाइज किया गया है. ऑन द अदर हैंड जो डायरेक्ट सिस्टम है इसमें मास पर यूनिट लेंथ मास को ज्यादा इम्फोसाइज किया गया हुआ है ठीक है. यूसेज में देखिए तो अगर आप देखो तो फिलामेंट यार्न डायरेक्ट सिस्टम में आएगा. ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट में आएगा तो आएगा बेसिकली आपका स्पान यार्न राइट. कॉटन वूल इसमें डायरेक्टली आता है. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट जो स्पेसिफिक डेफिनेशन हो गया ग्राम पर 100 मीटर इन केस ऑफ डायरेक्ट. सो टेक्स डिनायर डेफिनेटली आपको आपका डायरेक्ट काउंट में आएगा एंड कॉटन एंड मेट्रिक दिस काउंट्स आर योर इनडायरेक्ट काउंट राइट. तो ये चीजें ये चार चीजें जो है होता है ये बहुत ही कॉमन है एंड इम्पोर्टेंट भी है. अगर ये स्पेसिफिक अरेंज इसी बेसिस में आया था तो definitely this is a common question. This is not so uncommon to us, right? We have completed this in course and also definitely in free classes also. But definitely in the course we have properly completed all of this and I have also provided you the notes as much as I have remembered. So matching clues में denier and text ये जो direct में आता है वो आपको याद रखना होता है. On the other hand जो अभी तक मैंने बोला है तो उसी बेसिस पे जो इनडायरेक्ट में आएगा वो आप याद रखोगे. जो इनडायरेक्ट के साथ डायरेक्ट में आएगा जो यूनिट स्पेसिफिकली वो भी आपको याद रखना होगा. ये एक नया सा क्वेश्चन आया था एक इंडिविजुअल क्वेश्चन दैट इज अरेंज द पैंट साइज इंक्रीज ऑर्डर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो अगर आप देखो तो यही बोला गया था
some student have provided us this question like this only. तो शॉर्ट हो गया, देन केपरी पैंट हो गया, देन लास्ट में जो लॉन्ग फुल लेंथ पैंट होता है ट्राउजर टाइप का वो आया। ठीक है, इसमें कौन सा आप लोगों ने बोला है कि लेंथ, सो आप यू हैव प्रोवाइडेड अस दैट मैम on the basis of the length they have provided us the question, right? So इसमें अगर किसी के पास जो प्रॉपर क्वेश्चन याद होगा तो आप चाहे तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी हम लोगों को बता सकते हैं, देन आई विल डेफिनेटली डिस्कस ऑन दिस लेटर ऑन। एंड फाइनल जो आंसर की आएगा उसके बाद भी मैं फिर से डिस्कशन क्लास लूंगी आप लोगों के लिए। तो उसमें कोई घबराने वाला कोई ऐसा चीज नहीं है कि मैम फिर से भी लेना चाहिए। तो यस, आई डेफिनेटली एग्री ऑन दिस, वो भी तो हम जरूर करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर आइडिया ओवरऑल ओवरव्यू के बेसिस पे भी मैं डिस्कशन जो भी टॉपिक का जो एरिया है वो भी मैं प्रॉपरली डिस्कस कर रही हूँ, वो भी आप लोगों के लिए ही, राइट? सो इसीलिए क्योंकि वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो नेक्स्ट इज अगर टाइप आप अगर आप देखो तो टाइप में शॉर्ट, शॉर्ट में क्या क्या आएगा? शॉर्ट बेसिकली कवर्ड फ्रॉम द वेस्ट टू द अबव नी और मिड थाई। केपरी में बेसिकली वेस्ट टू जस्ट बिलो द नी और मिड कव। एंड फुल लेंथ में क्या होगा? फुल लेंथ में अगर आप देखो तो इसमें that extend from waist to the knee for or feet, right? तो ये चीज आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द लेंथ याद रखना होता है, राइट? तो ये एक नया क्वेश्चन है, दैट इज नॉट सो मच कॉम्प्लिकेटेड इफ दिस इज द बेसिकली द मेन क्वेश्चन। एंड बट स्टिल अगर आपको मालूम नहीं है कि केपरी कैसा दिखता है तो इसीलिए मैंने डेफिनेशन भी दिया है। एंड टिप टू रिमेम्बर बेसिकली थिंक ऑफ हाउ मच ऑफ द लेग इज कवर्ड, राइट? तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि लीस्ट कवर्ड एरिया शॉर्ट में आएगा, केपरी में मीडियम होगा एंड पैंट में फुल आएगा, राइट? नेक्स्ट, करेक्ट मैचिंग ऑर्डर फॉर एग्जाम्स, तो यस, तो आप लोगों ने यही बोला था। तो वो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी हैव प्रोवाइडेड द आंसर। तो आफ्टर द फाइनल आंसर की आई विल बी कन्फिड बेसिकली श्योर अबाउट द क्वेश्चन एंड देन आई विल re discuss all of this over and again for to clarify all of the aspect, right? So next, dart manipulation. So this is also a important chapter and topic from textile portion. So पहले तो आपको समझना ये है कि dart होता क्या है, right? What is the dart? So a dart is a folded and sorry. So a dart is a folded and stitched wedge of fabric that allows a flat piece of cloth to take on a 3D shape. तो बेसिकली एक प्रॉपर 3D शेप के लिए एक प्रॉपर यू कैन से दैट एक कपड़ा हो गया, एक फैब्रिक हो गया, उसको फोल्ड करके एक 2D को 3D शेप में बदलने के लिए देखा जाता है कि अगर ऐसा एक कपड़ा है तो वो कैसा दिखेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग डार्ट मैनिपुलेशन किया जाता है। तो डार्ट मैनिपुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ द डार्ट इन अ पैटर्न विदाउट चेंजिंग द फीट ऑफ द गारमेंट। तो एक गारमेंट अगर आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल जो भी आप चाहे बनाने के लिए, तो अगर आप एक गारमेंट ले रहे हो तो उसका जो फिट वो आप चेंज ना करते हुए अगर कोई भी डिजाइन में वेरिएशन लाना चाहते हो, डू रिमेम्बर विदाउट चेंजिंग द फिट आप फिटिंग जो है वो आप चेंज नहीं करना चाहते हो, इसीलिए डार्ट आप यूटिलाइज कर रहे हो, क्योंकि फिट भी एज इट इज रहेगा एज वेल एज आपका जो डिजाइन है वो भी आप चेंज करना चाहते हो टू बेसिकली टू फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू चेंज द बॉडी शेपिंग। सो यस, सो दैट इज द थिंग, पर्पस ऑफ डार्ट मैनिपुलेशन, ये जरूर आप याद रखोगे। Proper crisp way I have provided this notes. So to produce a style line to allow for design creativity to move the dart to more desirable and functional location. Okay, so the location जिसमें ऐसा लोकेशन होना चाहिए कि वो प्रॉपरली एक डिजाइन एज वेल एज अ प्रॉपर फिट वो मेंटेन हो जाए, राइट? तो इसीलिए वो भी कंसिडरेबल कंसिडर करना चाहिए। तो वो भी एक पर्पस है डार्ट मैनिपुलेशन का। नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट डार्ट इनटू प्लेट्स, गैदर टाप्स, सीम्स और प्रिंसेस लाइन। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, लास्ट वाला ये जो लाइन है।
डार्ट मैनिपुलेशन बेसिकली यही चीज, ये जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स है कि प्लीट्स हो गया, गैदर्स हो गया, कहाँ पे गैदरिंग चाहिए, थोड़ा गैदर्स आप लाना चाहते हो, प्लीट्स हो गया, कहाँ पे टक्स लाना है, सेम लाइन कहाँ पे होगा, प्रिंसेस लाइन कहाँ पे होगा, ये जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स है इसी को कंसिडर करते हुए डार्ट मैनिपुलेशन किया जाता है. बेसिक डार्ट लोकेशन, दैट इज दिस इज इम्पोर्टेंट. सो बॉडीज मीन्स आपका हो गया नेक लाइन से वेस्ट के ऊपर तक. एक ड्रेस अगर वेस्ट के नीचे वाला एक फ्रॉक आप ले लो, तो ये जो लाइन है, ये जो इंडिविजुअल लाइन है, यहाँ तक वेस्ट के ऊपर तक जो पोर्शन है उसको बॉडीज बोला जाता है. ठीक है, ये देखो बॉडीज मैंने इधर मार्किंग भी किया हुआ है. So yes, dart in a bodies can be moved to shoulder, armhole, neckline, sideline, center front. Now that is dart manipulation technique. इसमें स्प्लैश स्प्रेड, पिवोटल मेथड, ये सब मेथड आता है. तो मेथड अभी तक अगर पूछा नहीं गया होगा तो ये आप जरूर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इसको आप इम्पोर्टेंट मान सकते हो. कटिंग द पैटर्न along the dart line and spreading to shift the dart location. So this is important. Pivot method. So pivoting मतलब किसी भी चीज का अगर pivotal point is the main point, center point. So pivoting the pattern around the dart point to move the dart without cutting. So for example एक point आपने ले लिया, तो ये अगर pivotal point हो गया, तो moving the pattern आप किसी तरह किस डायरेक्शन में मूव करोगे वो इस मेथड से आप फिगर आउट करते हो. लेकिन क्या होता है, विदाउट कटिंग आप कट नहीं कर सकते. तो इसीलिए, क्योंकि अगर कट हो गया तो वट एवर द फैब्रिक एंड द फिट सब कुछ चेंज हो सकता है. तो विदाउट कटिंग दैट you can utilize, basically you can definitely change or move the what kind of design, any kind of design you can add on or remove, right? So that is why that is why dart manipulation is helpful. And one of the method of dart manipulation is pivot method. Dart manipulation design conversion. So dart can be converted into this line, and this is important. ये आप जरूर याद रखोगे, ये प्रीवियसली भी आ चुका है. तो these are dart जो मैनिपुलेट अगर आप करोगे तो डिजाइन मैनिपुलेशन, डिजाइन कन्वर्शन के लिए आप ये जो डार्ट लाइंस है इसको कन्वर्ट बेसिकली यूटिलाइज कर सकते हो. So dart manipulation maintains the same body contour and fit, but varies the design. So this line in definition also I have utilized. तो design अगर आप चाहे तो अब कभी भी आपको अगर लग रहा है ड्रेस बनाते बनाते कि मैं चाहती हूँ कि दैट आई जस्ट वांटेड टू ऐड समथिंग न्यू इन दिस ड्रेस, बट आई जस्ट डोंट वांट टू स्पॉइल द फिट ऑफ द ड्रेस, राइट? तो अगर वो आपका पर्पस है तो देन dart manipulation is a very important and key method. So that is why dart manipulation is very much important in textile. So next, principle of design. So ये इसमें आपका आएगा, आप लोग जानते ही हो, दिस इज वेरी बेसिक. स्टिल आई एम डिस्कसिंग. अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल एक टॉपिक अगर मैंने पकड़ा है तो उसका जो ओवरऑल है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो यस, प्रिंसिपल में फर्स्टली बैलेंस आता है. तो बैलेंस दो तरह का होता है, सिमेट्रिक एंड जिसको फॉर्मल भी बोला जाता है एंड इनफॉर्मल, राइट? देन रेडियल मतलब अराउंड द सेंटर पॉइंट. तो अगर एक ड्रेस आपने ले लिया, तो फॉर एग्जांपल आपने एक ड्रेस में आप लॉन्गिट्यूडिनल लाइन ला रहे हैं, तो दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल लाइन. तो अगर पूरा ही ड्रेस में ऐसा लंबा लंबा लाइन आप खींचोगे, दिस इज सिमेट्री, मतलब एक प्रॉपर बैलेंस हो गया. सो फॉर्मल और सिमेट्री. लेकिन ऐसा अगर हुआ कि आप एक ड्रेस में नीचे का पोर्शन में मैं दिखा रही हूँ, एक एक में आप ऐसे कुछ भी डाल रहे हो और एक में लंबा लंबा लाइन डाल रहे हो, तो क्या हुआ, ये बैलेंस नहीं हुआ, एसिमेट्री हो गया, क्योंकि एक साइड एक अनदर डिजाइन एंड एक साइड एक अनदर लाइनिंग आपने यूज किया है. तो दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक, राइट? सो ये चीजें आप डेफिनेटली बैलेंस में देखते हो. नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन. सो द रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डिजाइन, दैट इज टॉप, बॉटम एंड टोटल ड्रेस. सो प्रोपोर्शन मतलब एक वट एवर यू हैव यूटिलाइज इन द टोटल ड्रेस, उसका एक बैलेंस होना चाहिए.
मतलब कुछ भी, अगर आप साइज हो गया तो कैसा साइज है, अगर प्रॉपरली फिट होगा तो उसमें एक ऊपर से नीचे तक एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में सभी चीजें होना चाहिए। तो वो नेक्स्ट एक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट इज हार्मनी। तो हार्मनी मीन्स यूनिटी। तो फॉर एग्जांपल कहीं भी आप एक साथ अगर काम कर रहे हो तो समटाइम्स इट्स कंसिडर्ड, फॉर एग्जांपल स्कूल ड्रेस ऑल्सो। तो एक इंडिविजुअल ड्रेस कोड कंसिडर किया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो बेसिकली फॉर यूनिट। नेक्स्ट इज रिदम। अगर आप एक ड्रेस में फॉर एग्जांपल एक कोई भी डिजाइन डाल रहे हो, एक- मतलब फॉर एग्जांपल ब्लॉक्स आप यूज कर रहे हो, तो ऊपर से नीचे तक एक रिपीटेटिव लाइन अगर आप डाल रहे हो तो इसमें एक रिदम क्रिएट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे अगर एक ऊपर से नीचे तक एक लाइन आप क्रिएट कर रहे हो तो इसमें एक रिदम क्रिएट हो रहा है। दैट इज योर काइंड ऑफ अ downward line, right? So yes, so rhythm is repetitive or movement of element that create visual flow. नेक्स्ट इज एम्फसाइज। तो फॉर एग्जांपल एक ड्रेस में आप कुछ भी नहीं आपने डाला है, लेकिन एक मिडिल में एक फ्लावर आपने स्केच किया है, ओनली फ्लावर। तो इसमें क्या हो रहा है, एक सेंटर लाइन में ही आप एम्फसाइज डाल रहे हो, मतलब जोर दे रहे हो, राइट? तो इसको बोला जाता है फोकल पॉइंट ऑफ द ड्रेस। एंड जो बेसिकली क्या हो रहा है, अटेंशन ड्रॉ हो रहा है उसी चीज में, तो दैट इज कॉल्ड एम्फसाइज। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट। सो यूजिंग ऑपोजिट, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसा यूज किया जो मोनोटोनी ब्रेक करेगा। मतलब एक साइड में अगर आप एक ही ड्रेस में ब्लैक एंड व्हाइट डाल लो, और कोई भी चीज एक एक फॉर एग्जांपल एक स्मूथ हो गया, एक रफ काइंड ऑफ कुछ भी आप एलिमेंट डाल रहे हो, तो क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट बेसिकली। टू अवॉइड द मोनोटोनी, इसको हम समटाइम्स ये जो प्रिंसिपल है इसको यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज वैरायटी। सो वैरायटी में क्या होगा, एनी एलिमेंट बेसिकली यू आर यूटिलाइजिंग टू एड ऑन वैरायटी, to make the design more interesting. Okay, so that is the thing. So yes, this is the application, कैसे आप अप्लाई करोगे, क्या क्या चीजें आप कंसिडर करोगे, तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, दिस इज इम्पोर्टेंट। मैंने बोला था कि निमोनिक्स मैं डाल दूंगी, तो बैलेंस, हार्मनी, एम्फसाइज, रिदम, प्रोपोर्शन, वैरायटी, कॉन्टेक्स्ट, ये चीजें ऐसे ही अगर आप चाहे तो बी हार पीवीसी। सो यस, if you want to be har PVC, so that is the kind of a thing, just a line by which you can definitely will you will be able to remember the element. Okay, so you will definitely not gonna miss even one single element or principle, because इसमें जो मैंने बोला है, अगर आप देखो तो इससे आप याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट इज फिजिकल चाइल्ड ग्रोथ डेवलपमेंट स्टेजेस। तो इसमें इनफैंसी हो गया, टॉडलर हो गया, सभी का जो प्रॉपर एज ग्रुप है उसके साथ अकॉर्डिंग बोला गया है, क्योंकि इसका भी प्रॉपर जो इंडिविजुअल क्वेश्चन है वो मेरे पास नहीं आया है एज सच। मैंने जो भी देखा है वो कंप्लीट मुझे नहीं लग रहा है अभी तक। तो फाइनल आंसर की आने का जस्ट हम वेट करेंगे। तो यस, इसमें एज ग्रुप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका कौन सा वाला एज ग्रुप में कौन आता है, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए ही इम्पोर्टेंट। ओके, एंड क्या क्या फिजिकल ग्रोथ फीचर्स क्या क्या है, फॉर एग्जांपल इन्फेंसी में रैपिड ग्रोथ, वेट डबल हो जाता है 5 to 6 मंथ तक। ओके, ट्रिपल हो जाता है 1 ईयर तक। देन टॉडलर्स हो गया, स्लोअर ग्रोथ देन इन्फेंसी, इंक्रीज मोटर स्किल। सो मोटर स्किल इसमें मतलब वॉकिंग, क्लाइंबिंग, मतलब जो स्किल्स जो है वो इन दिस इंडिविजुअल एज ग्रुप वो प्रॉपरली डेवलप होता है। टीथ इरप्शन। देन अर्ली चाइल्डहुड, इसमें क्या होगा, स्टेडी ग्रोथ इन हाइट एंड वेट एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल, राइट? तो ये चीजें आपको याद रखना होगा। मिडिल चाइल्डहुड, ये स्लो होता है थोड़ा, कंसिस्टेंट ग्रोथ, इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रेंथ, परमानेंट टीथ अपीयर। यस, नेक्स्ट इज एडोलेसेंट, ये भी 12 to 18 ईयर्स एज, एंड प्यूबर्टी बिगिन हो जाता है, मतलब शुरू हो जाता है। ग्रोथ पार्ट, देन सेक्सुअल मैच्योरेशन, स्केलेटल एंड मस्क्यूलर डेवलपमेंट। तो ये चीजें इसमें आएगा, राइट? तो जो मैंने बोला वही चीजें
मैंने फिर से की फिजिकल माइलस्टोन के अंदर मैंने दिया है, तो ये आप याद रखोगे। तो ये एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है, दैट ग्रोथ इज साइज इंक्रीज एंड डेवलपमेंट इज फंक्शनल इंप्रूवमेंट है। ओके, लैंग्वेज डेवलपमेंट, so दिस इज इम्पोर्टेंट। ये एक दो बार प्रीवियसली भी आया हुआ है। तो क्रोनोलॉजिकल वे में अगर आप प्री लिंग्विस्टिक स्टेज देखो तो क्राइंग, कोइंग, बैबलिंग, जेस्चर आता है। एज आप डेफिनेटली याद रखोगे। देन वन वर्ड स्टेज, इसमें एक सिंगल वर्ड बोला जाता है, राइट, माँ बै, और हॉलो फ्रेजिंग। नेक्स्ट टू वर्ड स्टेज, तो फॉर एग्जाम्पल मामा कम, वन टॉय, तो दोनों को मिला के इसमें बच्चे बोलना चालू करते हैं, राइट। टेलीग्राफिक स्टेज, इसमें क्या होगा, शॉर्ट मीनिंगफुल सेंटेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल गो पार्क नाउ, राइट। सो 2 से 3 साल में ये इंडिविजुअल एज ग्रुप में ये चेंजेस आएगा। नेक्स्ट इज अर्ली मल्टी वर्ड स्टेज, तो इसमें फुल सेंटेंस बोलना चालू अ, देखा जाता है कि फुल सेंटेंसेस यूटिलाइज हो रहा है बच्चे के। देन इसमें क्या होगा, यूजेज प्रोनाउंस एंड प्लूरल्स, ग्रामर भी इम्प्रूव हो जाता है इसमें। तो बच्चे इसी टाइम पे फुल सेंटेंसेस यूज करने लग जाते हैं, एंड इसमें प्रोनाउंस एंड प्लूरल्स भी होता है। लेटर मल्टी वर्ड स्टेज 4 to 5 years, इसमें जो sentences they are basically utilizing, that is that will be more complex in structure. They are going to ask question, they trying to understand the rules of the conversation, मतलब कैसे conversation किया जाता है, देख देख के ऑब्जर्व कर करके वो भी वो कैप्चर करने लग जाता है। देख, देन इज स्कूल एज एंड बियॉन्ड +5, बेसिकली 5+ एज, जो इसमें क्या होगा, बच्चे का स्पीच पूरा 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 जो क्लियर स्पीच, मतलब अच्छे से बोलना, वो भी आ जाता है। प्रॉपर ग्रामर यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। स्टोरी टेलिंग में भी उसका दिल लग जाता है, मतलब दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू टेल समथिंग बाई just making a story, and if something he had or he or she has just heard about from anyone else's, तो वो चालू करने लग जाते हैं। तो यस, गोइंग, babbling, and your vocabulary export, and yes, so this is the thing, crying, going, babbling, one word, two word, telegraphic and full sentence। ओके, तो ये जो चीजें हैं वो आप ऐसे ही याद रखने के लिए ट्राई करेंगे। So yes, that is what the whole session regarding the 26th of June UGC Net Home Science paper discussion। So yes, पूरा सेशन अच्छे से देखिए, एंड जो भी चीजें आप लोगों को लगता है कि कोई भी अगर इससे रिलेटेड क्वेरी है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो मैं फिर से देख के आप लोगों को whatever assistance you need, I will definitely going to do that for your proper understanding, right, and concept building. Do try to understand whatever the concept I have provided, उससे आपको हेल्प मिलेगी। And yes, do subscribe the channel also for regular videos regarding each and everything related to your UGC NET Home Science, ASRB NET, WBSET, okay, and WBSLST also we have included. So for the courses also, for the online courses, for to enrollment for the course, also try to contact with us through the group, and if you are willing to contact with us, then also you can comment us in YouTube too. So thank you, and definitely we are going to meet you soon in the next video. Thank you.